बिलाल साहब, मैं आपके साथ हूँ। सुशील सर के पास जाने के पहले, हो गया है पड़ोसी मुल्क हम देखें बांग्लादेश में आज जिस तरीके का जो दृश्य निकल कर आया, पहले से ही था वो जो यही कि जो आप डिक्टेटरशिप के जो बार बार ब्लेम्स होते हैं, आरोप लगते हैं, और बावजूद इसके जो आप भी उसी तर्ज पर उसी अंदाज में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ जो विपक्ष की जो अनदेखी होती रही, अब फिर जो नए सिरे से आप वही उसी ट्रैक पर आप पुनः हैं। कैसे देखिएगा, क्या कहिएगा बिलाल सर? संजीव जी, आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल देके एक बहुत खूबसूरत रिलेट किया है भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने परसेप्शन को कैप्चर करने की कोशिश की और उसको एक सवाल में ढालने की कोशिश की। देखिए, आज जिस तरह से आपने जो डिबेट शुरू की थी कि हिंदू मुस्लिम पे दोबारा फिर आ गए, तो दरअसल ये हिंदू मुस्लिम की जो कहानी है, ये भी एक पॉलिटिकल परसेप्शन का रिवर्स स्विंग है। दरअसल जो राइट विंग फोर्सेस हैं, वो जो मुसलमानों का जो विरोध करती हैं धर्म के आधार पर, और उन्हें एक एनिमी बना के पेश करती हैं कि साहब ये ऐसा धर्म है जो बाहर से आया और इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान में आके बस गए। तो दरअसल इस विचार के पीछे जो उनका व्यवहारिक दुश्मन है, वो इस समाज के पिछड़े हैं, इस समाज के दलित हैं, इस समाज के वंचित हैं, इस समाज के आदिवासी। तो मुसलमानों के विरुद्ध ये राजनीति करके दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, आदिवासी समाज का धार्मिकरण करते और उस धार्मिकरण को ये एक सांप्रदायिकता में बदलते हैं और फिर उस सांप्रदायिकता को ये हिंदुत्व के नैरेटिव से जोड़ते हैं और उस हिंदुत्व के नैरेटिव को ये राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बता देते हैं। दरअसल ये सारा का सारा जो चक्र है, ये सत्ता में बने रहने का है, अपनी विचारधारा को स्टैब्लिश करने का है और मुसलमानों को दुश्मन बनाकर अपना इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में जो संख्या का अनुपात है उसको बढ़ाने का है। तो दरअसल वास्तविक रूप से जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। ये दुश्मनी मुसलमानों से नहीं है, इस राइट विंग फोर्सेस की। दरअसल ये दुश्मनी सही मानों में पिछड़ों से है, दलितों से है, आदिवासियों से है, जो पिछले जब से संविधान बना है और उस संविधान के माध्यम से जो देश के हर नागरिक को अधिकार मिले हैं और उस संविधान के माध्यम से जो समता मूलक समाज की एक अवधारणा है या सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है और इन जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से प्रतिनिधित्व है सत्ता के माध्यम से हर जगह, उसको रोकना है। आपने देखा होगा कि ये वो विचारधारा है कि ये जब जब सामाजिक न्याय की मांग का दबाव इस विचारधारा पे पड़ता है, जब जब आरक्षण की मांग का दबाव इस विचारधारा पे पड़ता है, जब जब उस समाज के अधिकारों को लेकर प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो ये फौरन अपने कॉम्युनल एजेंडे पर आ जाते हैं। इसका एक खूबसूरत उदाहरण आप इस तरह से समझिए कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, तो ये वो विचारधारा थी जो फौरन कमंडल के रास्ते पे अपना लिया और देश के अंदर एक वो ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाया, जिसने मंडल कमीशन की आवाज को दबा तो नहीं पाया लेकिन परसेप्शन बदलने में एक मदद की और जिसकी वजह से ये अपने राजनीतिक उद्देश्यों में सफल हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2024 के चुनाव के बाद जो एक बार फिर राजनीतिक परसेप्शन बदला है, राजनीतिक परिदृश्य बदला है, जहां आरक्षण की मांग फिर उठने लगी है, जहां सामाजिक न्याय की मांग फिर उठने लगी है, जहां जातीय जनगणना की मांग फिर उठने लगी है और इसके बीच इनका कृत्य, जहां इन्होंने आरक्षण को हमेशा से खत्म करने की बात की है, जहां इन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को और लगभग बेच दिया है, जहां इनके मुंह से संविधान बदलने की बातें आती हैं
और मौजूदा परसेप्शन का जो टकराव है उसके चलते इन्होंने फिर वही रास्ता अपना लिया जो इन्होंने मंडल के खिलाफ अपनाया था। दरअसल ये वो मॉडलिंग है राजनीति की जो एक अवधारणा को बदलती है और इस अवधारणा के जाल में फंसाकर ये लोगों को लगता है हिंदू मुस्लिम ये परसेप्शन वास्तविकता में ये दलितों के खिलाफ लड़ाई है, पिछड़ों के खिलाफ लड़ाई है, आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई है, उनके मौलिक अधिकारों पे डाका डालने की लड़ाई है। तो ये कुल मिलाकर ये परसेप्शन है जिसकी एक राजनीतिक भूमिका पूरे देश के अंदर एक फिर तैयार हो रही है और देश एक बार फिर बड़े वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। उसी डाली को काटने पर जो है वो जो बात धनंजय भाई ने कही और बाकी है ही है। आपकी टिप्पणी। संजीव जी, मैं तो वही परसेप्शन वाला पे अपनी बात पे फिर दोहराना चाहूंगा कि आपने देखा कि जिस तरह से 2024 के बाद एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है और इस इकोसिस्टम में को अगर आप रीड करें तो सुदीप बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो बोला, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से एक प्रशासनिक ऑर्डर निकाले और फिर हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह से एक लाइन टो की, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड एक कानून आया और फिर आपने उसके बाद देखा होगा नुजूल संबंधी कानून आया, फिर आपने उसके बाद देखा होगा कि किस तरह से सांप्रदायिक बयानबाजी की जा रही है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि पूरा इको जो सिस्टम है वो एक बता रहा है कि उस विचारधारा का जो एक नेचुरल थिंकिंग है वो बर्स्ट होके सामने आ रही है और ऑब्जेक्टिविटी की जो एक वैकल्पिक थिंकिंग होती है, जो एक आपकी विजडम है, वो उसमें नजर नहीं आ रही है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उनके पास किसी चीज को समझने और जानने की जो एक शक्ति होती है वो उस विचारधारा में है ही नहीं। तो टॉलरेंस जो होती है जो आपको सिखाती है और इसके माध्यम से आप सभी मुद्दों को, चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो देश के अंदर युवाओं की समस्याएं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा है, तो जितने भी धरातल पे मुद्दे मौजूद हैं, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको सिर्फ और सिर्फ कॉमनल लाइन के माध्यम से एक शैडो करना चाहते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि छाते में छेद इतने हो गए हैं कि पानी निकलना ही निकलना है।